हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिजेक्शन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट मींस ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन है। इसके अंदर इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, एक डोनर होता है, एक रिसिपिएंट होता है। डोनर से टिश्यू रिसिपिएंट के अंदर जाना होता है, बट जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम होता है वो डोनर के टिश्यू को एज अ नॉन सेल्फ लेता है, जिसकी वजह से वो उस ग्राफ्ट को अटैक करेगा और ग्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, बिकॉज इन दोनों का इम्यून सिस्टम डिफरेंट है। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज जो बना रहा है रिसिपिएंट, टी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज जो रिसिपिएंट ने बनाई वो ग्राफ्ट के अगेंस्ट रिएक्ट करके ग्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सो सबसे कॉमन होता है जो हम ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, एक होता है एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट का मीन्स जो सेम स्पीशीज़ के अंदर हो रहा है ट्रांसप्लांट, वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। अगर डिफरेंट स्पीशीज़ में आ जाए वो होता है जीनोग्राफ्ट। एक होता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट मीन्स सेम बॉडी के अंदर सेम पर्सन है, उसी में से एक जगह से टिश्यू निकाल के, जैसे कि स्किन ग्राफ्ट में एक साइड से स्किन ग्राफ्ट निकाल के दूसरी साइड पे स्किन ग्राफ्ट कर रहे हैं, वो होता है ऑटोग्राफ्ट। एक होता है आइसोग्राफ्ट जो कि बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस होता है। सो मैंने जो एमएचसी वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, उनके ऊपर एमएचसी कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। उसको टी सेल रिकॉग्नाइज करता है एज अ नॉन सेल्फ। अगर बाहर से आया हुआ है, नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सो ये जो एंटीजन है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम पे, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पे आते हैं, उसको बोलते हैं एलो एंटीजन। सो दिस इज एन एलो एंटीजन। तो इनका रिकॉग्निशन कैसे हो रहा है? इनका रिकॉग्निशन हो रहा है एक टी सेल से और एक होता है बी सेल से। जो एमएचसी कॉम्प्लेक्स होता है वो, उसके ऊपर जो एलील्स लगी होती हैं, एचएलए एलील्स जो होती हैं, वो पॉलीमॉर्फिक होती हैं। पॉलीमॉर्फिक है मींस वो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट है। बिकॉज वो हर इंडिविजुअल में डिफरेंट है, तो जब ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो उसको नॉन सेल्फ की तरह लेगा। ठीक है, उनमें मेजर एंटीजेनिक डिफरेंस आ गया क्योंकि वो पॉलीमॉर्फिक है। सो ट्रांसप्लांटेशन हुआ। ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद जो डोनर का एचएलए एंटीजन था, ठीक है, जो डोनर का एचएलए एंटीजन है उसकी रिकॉग्निशन होगी। रिकॉग्निशन होने के दो पाथवेज हैं, एक है डायरेक्ट पाथवे, एक है इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे में डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है। डायरेक्ट पाथवे में जो डायरेक्टली ग्राफ्ट का एपीसी है वो ग्राफ्ट के एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है टू द टी सेल। यहाँ पे मैंने बताया था ना, एपीसी चाहिए होता है। एपीसी अपने एमएचसी कॉम्प्लेक्स के थ्रू एंटीजन को प्रेजेंट करता है टी सेल के पास। ठीक है, डायरेक्ट पाथवे में ग्राफ्ट का एपीसी ही है जो ग्राफ्ट एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, बट इन इनडायरेक्ट पाथवे जो रिसिपिएंट का एपीसी है वो ग्राफ्ट एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है टू द टी सेल। सो यहाँ पे रिसिपिएंट का एपीसी है इनडायरेक्ट पाथवे में, यहाँ पे डोनर का एपीसी आएगा। दोनों पाथवे मिलके क्या करेंगे? एक्टिवेशन कराएंगे CD8 प्लस टी सेल्स की। CD8 प्लस टी सेल्स क्या बनाते हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाते हैं और रेगुलेटरी CD4 प्लस टी सेल्स बनाते हैं। इन्हीं के आगे एक्टिवेशन होके बी सेल्स की एक्टिवेशन होती है, क्योंकि बी सेल्स को टी सेल्स चाहिए होते हैं फॉर एक्टिवेशन। डायरेक्ट पाथवे मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एक्यूट रिजेक्शन के लिए, और इनडायरेक्ट पाथवे मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है क्रॉनिक रिजेक्शन के लिए। अब बात यह है कि क्यों ग्राफ्ट में जब बाहर से कोई टिश्यू आ रहा है तो इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाता है, ग्राफ्ट का फेलियर हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर कोई बाहर से माइक्रोब आ रहा है। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना टी सेल्स की, इसमें जो फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने की, वो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन के केसेस में उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू माइक्रोब्स। सो जब ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट होता है तो जो इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। 3 टाइप्स का होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। एक होता है हाइपर एक्यूट,
देन एक्यूट एंड देन क्रॉनिक। हाइपर एक्यूट जो कि विद इन फ्यू मिनट्स हो जाता है, एक्यूट रिजेक्शन को होने में वीक्स टू मंथ्स लगते हैं और क्रॉनिक रिजेक्शन को होने में मंथ्स टू ईयर्स लगते हैं। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन की अगर बात करें, ये जो रिजेक्शन है ना, ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, जिस टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसमें जो रिसिपिएंट होता है उसके अंदर ना प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट दी जो ब्लड एंटीजन डोनर दे रहा है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जो ग्राफ्ट के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना उसको लेकर स्पेसिफिक होती हैं, उन एंटीजेंस को लेकर स्पेसिफिक होती हैं। अब जो ये एंटीबॉडीज होती हैं, या तो ये नेचुरल आईजीएम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होंगी फॉर द ब्लड ग्रुप एंटीजन, क्योंकि मैंने बताया कि यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अगेंस्ट टाइम पे होता है। तो जो डोनर ब्लड ग्रुप ब्लड दे रहा है उसके अंदर जो एंटीजेंस हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट रिसिपिएंट के अंदर नेचुरल आईजीएम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनी होंगी। या फिर जो एलोजेनिक जो एंटीजन आ रहा है उसका जो एमएचसी मॉलिक्यूल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। ठीक है, दो तरीके से हो रही हैं, दोनों तरीके में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं, या तो नेचुरल आईजीएम एंटीबॉडीज हैं उस ब्लड ग्रुप के एंटीजन के अगेंस्ट में, या फिर उस जो एंटीजन के ऊपर एमएचसी मॉलिक्यूल है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। ये स्पेसिफिकली तब होता है अगर जो रिसिपिएंट था उसका प्रायर एक्सपोजर हो रखा हो, या पहले भी कभी उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, या प्रेगनेंसी हुई हो, या कोई किसी और ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ हो। उनका जो प्रायर एक्सपोजर होता है उसकी वजह से ऑलरेडी एंटीबॉडीज बॉडी में बन जाती हैं। सो ये देखो, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये एंडोथेलियम है। एंडोथेलियल के ऊपर ये आ गया एलो एंटीजन। एलो एंटीजन मीन्स जो डोनर का एंटीजन है, ब्लड ग्रुप से जो आया है, ये एलो एंटीजन आ गया है। एलो एंटीजन के ऊपर हमारे जो रिसिपिएंट है उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज घूम रही थी। इसी एंटीजन के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर थी, वो यहाँ पे जाके अटैच करेंगी। अटैच करने की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशंस और अधेशंस बन जाएंगे। प्लेटलेट एग्रीगेशन अधेशन होने की वजह से एंडोथेलियल का डैमेज हो जाएगा, एंडोथेलियम डैमेज हो जाएगी। एंडोथेलियम डैमेज होने की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन होगा, थ्रोम्बस बनेगा और ब्लड की ऑक्लूजन हो जाएगी। राइट, सो दिस इज हाइपर एक्यूट रिजेक्शन। विद इन मिनट्स टू आवर्स होता है, जैसे कि मैंने बताया, और जैसे ही होता है उसी टाइम पे जो ग्राफ्ट दिया है, जो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किया है, वो उसी टाइम पे रिमूव कर लेना चाहिए। सेकेंड है एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन मैंने बताया वीक्स टू मंथ्स लगते हैं इसको होने में। इसका मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे जो रिसिपिएंट के अंदर टी सेल्स होते हैं और जो एंटीबॉडीज बनी होती हैं वो एलो एंटीजेंस के अगेंस्ट काम करती हैं। ये मोस्ट कॉमन ग्राफ्ट फेलियर टाइप है और इसमें दो टाइप्स का होता है। ये एक होता है एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन और एक होता है एक्यूट एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन। एक्यूट सेलुलर मीन्स जिसमें टी सेल्स काम कर रहे हैं, इसमें एंटीबॉडीज काम कर रही हैं। सो हो क्या रहा है, अगर तो एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो CD8+ टी सेल्स बनेंगे, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आएंगे, वो टी सेल्स डायरेक्टली ग्राफ्ट के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। या फिर रेगुलेटरी टी सेल्स बन रहे हैं, CD4 टी सेल्स मैंने बताया था, ये डायरेक्टली किल नहीं करते, ये साइटोकाइंस सिक्रीट करते हैं। वो जो साइटोकाइंस सिक्रीट होते हैं जैसे कि TH1, वो जाके इन्फ्लामेशन करते हैं जिसकी वजह से ग्राफ्ट का फेलियर हो जाता है। या फिर जो टी सेल्स होते हैं वो जो ग्राफ्ट की वेसल्स होती हैं, जो मैंने जो पिछले उसमें बताया कि जो एंडोथेलियम होती है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो या तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आ रहे हैं जो ग्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या फिर CD4 टी सेल्स साइटोकाइन सिक्रीट कर रही हैं फिर डिस्ट्रॉय हो रहा है, या फिर टी सेल्स ग्राफ्ट की वेसल्स को ही डिस्ट्रॉय कर रही हैं। देखो यहाँ पे ये है पेरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे
ये आ गया साइटोटॉक्सिक टी सेल आ गया, इसने डायरेक्ट किलिंग करा देनी है। ये जो ग्राफ्ट का टिश्यू है डायरेक्टली इसको किल कर रहा है। या फिर जो CD4 टी सेल्स हैं वो साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं, साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन में कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो कि ग्राफ्ट फेलियर करवा रहे हैं। दूसरा तरीका है कि एंटीबॉडीज बन रही है। अब जो ये एंटीबॉडीज बन रही हैं ये भी वेस्कुलर एंडोथीलियम में जो ब्लड वेसल्स हैं, ग्राफ्ट जो डोनर टिश्यू की ब्लड वेसल्स हैं उसके एंडोथीलियम पे जाके ये एंटीबॉडीज बाइंड कर जाएंगी। अगेन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो इन्फ्लामेशन और एंडोथीलियल डैमेज होगा, क्योंकि वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन बनेगा और थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। सो मेनली यही दो तरीके होते हैं टी सेल्स के और बी सेल्स के। टी सेल्स डायरेक्टली या फिर साइटोकाइंस रिलीज करवा के ग्राफ्ट फेलियर करवाता है, और एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करवा के डैमेज करवाते हैं। देन कमिंग ऑन टू क्रॉनिक रिजेक्शन। क्रॉनिक रिजेक्शन जो है उसको क्रॉनिकली हो रहा है, मीन्स उसमें कुछ साल लग जाते हैं इंजरी होने में। इसमें टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही सेम एक्यूट रिजेक्शन की तरह इसमें भी टी सेल्स होते हैं अगेंस्ट द ग्राफ एलो एंटीजन। ये हो सकता है, या फिर जो CD4 टी सेल्स है वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से अगेन प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है। जो फाइब्रोब्लास्ट हैं और वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स हैं उनकी स्टिमुलेशन हो रही है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो रहा है। तो इनके जो टिश्यूज हैं उसमें यूजुअली इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस मिलेगा, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्क्लेरोसिस हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिकली भी देख लेते हैं कैसा दिखता है। यूजुअली जो फर्स्ट टाइम ये जो रिजेक्शन था ये किसमें? किडनी में देखा था, तो हम इसमें किडनी का ही देखेंगे। जो अफेक्टेड किडनी है यहाँ पे देख सकते हो साइनोटिक हो जाती है, और मोटल्ड ये जो अपीयरेंस इसमें दिख रही है इसको मोटल्ड कहते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो जो इसकी आर्टरीज हैं उसमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलती है, और क्योंकि उसके अंदर जो मैंने बताया था इन्फ्लामेशन हो रही है, थ्रोम्बस बन रहा है, उसकी वजह से जो इसका ल्यूमन है वो नैरो हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ठीक है। आर्टरीज में न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ग्लोमेरुलाई में न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, कैपिलरीज में न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, और ये इसको सबको डैमेज करते हैं, और यहाँ पे थ्रोम्बस बन के इसका ऑक्लूजन हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये ऑक्लूजन होता है यहाँ पे ब्लड सप्लाई पहुंचती नहीं है, तो दैट विल लीड टू इन्फाक्शन, एंड इन्फाक्शन से क्या हो रहा है? नेक्रोसिस हो जाएगी। ये था हाइपर एक्यूट रिजेक्शन के बारे में। अगर हम एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन देखें जो कि टी सेल मीडिएटेड था, इसमें ना दो तरीके के पैटर्न्स होते हैं इंजरी के। एक होता है ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल पैटर्न। इसके नाम में ही है ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल, मीन्स ट्यूब्यूल्स का भी और इंटरस्टिशियम का भी इन्फ्लामेशन हो रहा है। सो देयर इज इंटरस्टिशियल इन्फ्लामेशन एंड देयर इज ट्यूबुलाइटिस। सेकेंड पैटर्न होता है वेस्कुलर पैटर्न। वेस्कुलर मीन्स वेसल्स की इन्फ्लामेशन हो रही है इसमें। सो इसमें इन्फ्लामेशन होगा वेसल्स का, जिसको बोलते हैं टाइप 2, या फिर इसमें नेक्रोसिस हो जाती है वेसल्स की, जिसको बोलते हैं टाइप 3। और जो ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल पैटर्न था वो था टाइप 1। फिर जो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होता है, एक्यूट एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होता है, उसमें डैमेज होता है ग्लोमेरुलाई का और स्मॉल ब्लड वेसल्स का। अगेन इसमें भी इन्फ्लामेशन होगी ग्लोमेरुलाई की, और क्योंकि एंटीबॉडी मीडिएटेड में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है, सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की भी डेपोजिशन हो जाएगी। क्रॉनिक में मैंने बताया था क्योंकि क्रॉनिक है, क्रॉनिक स्टेट में क्या होती है? फाइब्रोसिस होती है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होती है, और जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी नैरोइंग हो जाती है, जो मैंने भी बताया था कि उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। सो यहाँ पे वेस्कुलर चेंजेस होंगे, वेस्कुलर ऑक्लूजन हो जाएगी, ठीक है, वेसल की ऑक्लूजन हो रही है, और जो वेसल का इंटिमा होता है उसकी थिकनिंग हो जाती है। एक चीज और होती है इसमें,
इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये होता है कि जो ग्लोमेरुलाई होता है ना, ग्लोमेरुलाई की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, वो थिक हो जाती है, उसकी डुप्लीकेशन होती है। इसके अलावा इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और ट्यूबुलर एट्रोफी तो होता ही है। अब हमने बात करी थी कि टिश्यू रिजेक्शन की। एक इसका दूसरा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसमें पूरा फुल नोट आता है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। मीन्स जो सेल्स हैं, जो ब्लड के सेल्स हैं, उनका ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं। कहाँ कहाँ पे होता है? हिमेटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज में, बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स में लाइक एप्लास्टिक एनीमिया, या फिर इनहेरिटेड बोन मैरो डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, जहाँ पे ठीक से ब्लड सेल्स नहीं बनते, उनकी शेप ठीक नहीं होती है। इन सब केसेस में अनीमिया होता है, ब्लड ठीक से नहीं बन रहा होता, तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। कहाँ कहाँ से लेते हैं? बोन मैरो से लेते हैं, पेरिफेरल ब्लड से लेते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड से लेते हैं। अब बोन मैरो से इतना नहीं लेते, अब ज़्यादातर पेरिफेरल ब्लड से लेते हैं। ये बोन मैरो में जाके उसको मोबिलाइज कर देते हैं। बोन मैरो की मोबिलाइजेशन होती है, उसमें से जो भी हिमेटोपोइटिक स्टेम्स निकल के बाहर पेरिफेरल ब्लड में आ जाते हैं। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड से ले सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन से पहले, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करने से पहले जो रिसिपिएंट है उसको ट्रीट करते हैं विद हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी दे रहे हैं मीन्स उसका इम्यून सिस्टम कम कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम कम होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कि बोन मैरो का माइक्रो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो निशेज हैं वो ओपन अप हो जाएंगी, सो दैट जो हम डोनर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दे रहे हैं वो इन निशेस के अंदर जाके अपना काम कर सकें, नए सेल्स बना सकें बोन मैरो के अंदर। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। पहली चीज़, एक तो इम्यून सिस्टम कम करना ताकि जो रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है वो डोनर को अटैक ना करे। दूसरी चीज़, जो माइक्रो इन्वायरमेंट है बोन मैरो का उसको ओपन अप करना, सो दैट ट्रांसप्लांटेड हिमेटोपोइटिक सेल्स एनग्राफ्ट कर सके। अब इसमें जो प्रॉब्लम आती है ट्रांसप्लांटेशन में, दो तरीके की हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, GVHD, और दूसरा इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज है, हो क्या रहा है, डोनर था, डोनर बिल्कुल नॉर्मल है, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट है, उसका जो इम्यून सिस्टम है, डोनर का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम तो ठीक नहीं है ना। तो जब डोनर के सेल्स जो बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट सेल्स हैं वो ट्रांसफर करेंगे रिसिपिएंट में, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन होगा, जिसको बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। क्योंकि जो डोनर के टी सेल्स हैं वो क्यों हो रहा है, डोनर की टी सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं रिसिपिएंट के HLA एंटीजन को एज फॉरेन। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे जो रिसिपिएंट का HLA एंटीजन था अब वो एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज होगा बाय द डोनर टी सेल्स। क्यों? क्योंकि जो डोनर की टी सेल्स हैं वो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट है और रिसिपिएंट की नहीं है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज फॉरेन और उनके अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे। इन केसेस में HLA मैचिंग बिफोर ट्रांसप्लांटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि जब हम टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं ना, उसमें HLA मैचिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अनाटमिक कंपैटिबिलिटी कितनी है, अगर पेशेंट को जो डिजीज़ है वो कितना ज़्यादा सिवियर है, ठीक है, और हमारे पास कितना टाइम है ट्रांसप्लांट करने के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। उसकी वजह से हम HLA मैचिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट अगर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की अगर हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो उसमें HLA मैचिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट
अगेन एक्यूट मीन्स जल्दी हो रहा है, डेज टू वीक्स, और कितने डेज टू वीक्स के अंदर कितने अर्ली कहते हैं, इट इज सेड लेस देन इक्वल टू 100 डेज, तो एक्यूट GVHD है। अगर मोर देन 100 डेज ले रहा है तो क्रॉनिक है। मेजर टिश्यू मेजर जो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं वो होता है स्किन, लीवर और इंटेस्टाइन, ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। CD8+ टी सेल्स जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली रिसिपिएंट के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर थ्रू साइटोकाइंस करते हैं। मेन अगेन टी सेल मीडिएटेड है। क्रॉनिक यूजुअली या तो खुद ब खुद होता है या फिर पहले एक्यूट होगा उसके बाद क्रॉनिक होगा। इसमें भी जो CD4 टी सेल्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो रिसिपिएंट है उसके बी सेल्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी और जो रिसिपिएंट के सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है, तो दोनों में जो डिफरेंस है एक्यूट में और क्रॉनिक में, एक्यूट में जल्दी हो रहा है ना, फास्टर प्रोसेस है, तो कौन से सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। क्रॉनिक थोड़ा लेट हो रहा है। लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें CD4 टी सेल्स हैं जो कि अपने साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं और बी सेल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑटो एंटीबॉडीज बनाते हैं। मेन जो सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है स्किन, लिवर और इंटेस्टाइन का है। यहाँ पे क्यूटेनियस, एक्सटेंसिव क्यूटेनियस इंजरी होगी, स्किन अपेंडेजेस की डिस्ट्रक्शन होगी, फाइब्रोसिस होगा, लीवर में कोलेस्टेटिक जॉन्डिस होगा, GIT में इसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स बन जाएंगे। क्योंकि क्रॉनिक है ना, आगे फाइब्रोसिस होती जा रही है, ये लेटेस्ट स्टेजेस हैं। देन कमिंग ऑन टू इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब कि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी इम्यूनोडेफिशिएंट था, पेशेंट को ऑलरेडी कोई बीमारी थी या पेशेंट का ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट चल रहा था। अगर तो कोई ऑर्गेनिज्म है तो सबसे ज़्यादा कॉमनली इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म होता है साइटोमेगेलोवायरस इन केसेस में। ठीक है, इन केसेस में क्या होता है कि एक लेटेंट इन्फेक्शन होती है, उसकी जब वो इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है या हम उसको इम्यूनोडेफिशिएंसी के लिए हम ट्रांसप्लांट, मैंने बताया था ना कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की ट्रांसप्लांटेशन से पहले उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक करते हैं थ्रू कीमोथेरेपी। इनमें इम्यूनोडेफिशिएंसी हुई तो जो इनमें अगर कोई सपोज CMV की लेटेंट इन्फेक्शन पड़ी थी उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। एक्टिवेशन हो जाएगी तो पेशेंट को अफेक्ट करेगा, या फिर पेशेंट का कोई प्रायर ट्रीटमेंट था ल्यूकीमिया के लिए या फिर माइलोब्लेशन हुआ जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो जाता है। सो GVHD को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो रिसिपिएंट के टी सेल्स है ना बिफोर ट्रांसप्लांटेशन इसके टी सेल्स को डिप्लीट कर दें। अगर ये टी सेल्स डिप्लीट कर देंगे बिफोर ट्रांसप्लांटेशन तो GVHD जो रिएक्शन है वो नहीं होगा। सो दैट इज वन वे वी कैन डू इट। सो दिस वाज अबाउट रिजेक्शन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट।